पारुल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। वो इंटरफेथ स्पिरिचुअल लीडर है। उसके साथ वो कॉर्पोरेट ट्रेनर, स्पीकर, फैसिलिटेटर और सेल्फ हेल्प गुरु एंड एजुकेशनलिस्ट हैं। उन्होंने पूरे 22 साल इन्वेस्ट किए हैं इन टीचिंग, लर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने 20+ नेशनल्स दैट इज कनाडा, जर्मनी, न्यूजीलैंड, यूएस, अफ्रीकन नेशन को एड्रेस किया है। उन्होंने 9000+ स्टूडेंट्स को इंडिया और आउट ऑफ इंडिया में एम्प्लॉयमेंट देने में मदद की। ओके सर आपको खुद ही दे देंगे, पर सर के बारे में मैं एक चीज़ आप सबको बताना चाहूँगी कि सर का जो रामायण में व्याख्यान है वो बहुत ही फैला हुआ है। तो मैं सर को ऐसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ बच्चों को उस ज्ञान के गंगा में से कुछ बूंदे भी पेश करें। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सर कि आप सबके सामने कुछ शब्द पेश करें। मेघानाद गदा 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 भादा गदा गोदा मंदो कैशो गो गो बको गो बाको वैद्य ज्योत चकी मकी चकमकी चाकी मकी दृश्यते इत्थम नंद किशोर गो गोवंदा वाचस्पति पातिवा। आदरणीय दिनेश सर, हमारे गुरु बंधु, हम दोनों के गुरु एक ही हैं। आदरणीय नीरज सर, हमारा जुड़ाव जो है स्वामी विवेकानंद जी के कार्यक्रमों से प्रारंभ हुआ है और मुझे विश्वास है कि जिस मिशन पर हम लोग निकले हैं उस पर जरूर हम वहाँ पहुँचेंगे। आदरणीय नीरू सर, पिलानी सर, प्रिंसिपल मैम एंड सारे पेरेंट्स, अध्यापक, मेरी फाइट लगता है ये मशीन वाले से चलती नहीं। एनीवे, मैं बात की शुरुआत करूँगा क्योंकि मुझे जो विषय दिया गया है करियर, और मैं उसी के आसपास और उसी विषय पर रहूँगा। आज मोदी जी जापान हैं और उससे थोड़े दिन पहले वो यूरोप थे। इस बीच में वो नेपाल में थे और उसके पहले गुजरात में थे। इन्हीं सारी बातों को लेकर के मैं करियर की बात करूँगा। गुजरात में चुनाव से मेरी स्पीच का कोई लेना देना नहीं है। जब भी करियर की बात आती है तो अधिकतर पेरेंट्स और विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में एक प्रश्न आता है कि भविष्य में कयो कोर्स चाल से कौन सा हम कोर्स करें तो भविष्य में अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। प्लेसमेंट की जब बात आती है, मैंने अब तक लगभग 10,000 लोगों को इंडस्ट्री में जॉब दिलाई है और लगभग 2 लाख लोगों का इंडस्ट्री में इंटरव्यू करवाया है। 3000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज के साथ मैं रेगुलरली कनेक्टेड रहता हूँ। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपके सामने बातें तथ्य, फैक्ट एंड फिगर्स के साथ करूँगा। सरकारें जिधर चलती हैं उधर ही बिजनेस की संभावना होती है और जहां बिजनेस की संभावना होती है वहीं पे नौकरी और वहीं पे करियर की संभावना होती है। मैं फिर से बात को रिपीट करता हूं। जहां पर सरकारें चलती हैं उधर ही करियर, वहीं पर करियर की संभावना बनती है। अब हम पूरी चीज को थोड़ा सा डिटेल में देखता हूं। मैं चाहता हूं पेरेंट्स इसको ध्यान से सुनेंगे क्योंकि हमारे घरों में जो चर्चा होती है, अभी नीरज सर ने आपको बहुत अच्छे से बताया कि पेरेंट्स को बच्चों के प्रश्नों का उत्तर मतलब व्हाई, क्यों, तो क्यों का जवाब कैसे देंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके बच्चे कॉमर्स में होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो कॉमर्स में हैं अथवा कॉमर्स में जाना चाहते हैं भविष्य में। जब कॉमर्स की तरफ आप देखते हैं तो आपको मैं 3 इंसिडेंसेस आपको बताता हूं, उसके बाद मैं बात को लेके जाऊंगा। 2006 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, पी चिदम्बरम भारत के वित्त मंत्री थे। तो 2006 में नीरू सर मेरी बात से एग्री करेंगे, उन्होंने अनाउंस किया कि भारत में लगभग 6 लाख सीए चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जबकि आज के तारीख में
1949 में सबसे पहले सीए प्रोग्राम भारत में शुरू हुआ। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना, उसके पहले सीए शुरू हुआ। और 2021-22 तक भारत में लगभग 3.25 लाख से लेकर 3.5 लाख जितने सीए हैं, उसमें जो निपट गए वो भी काउंटेड हैं। जो धरती से चले गए उनको मैं गिन के बता रहा हूं। अब 2006 में भारत का वित्त मंत्री कहता है कि 6 लाख सीए चाहिए, मतलब उस साल तक 3 लाख सीए की कमी थी। मोदी जी ने 2017 में कहा कि भारत में 15 लाख सीए चाहिए। कितने? 15 लाख सीए चाहिए। कितने हैं? 3.25। और कितने चाहिए? 15। गैप कितने का हुआ? लगभग 11 लाख का। यह है करियर। अब आपका प्रश्न होगा कि खरेखर जरूर है, तो मैं जवाब देता हूं। सरकार जिस मिशन पे जा रही है, हो सकता है कि आने वाले 2 साल के बाद, नेहरू साहब मेरी बात से सहमत होंगे, जिनका इनकम 98-54 होगा उनको भी आईटी रिटर्न भरना है। तो जब 130 करोड़ मतलब 25 लाख परिवारों में हर कोई रिटर्न भरेगा, तो बिना सीए के सिग्नेचर के तो रिटर्न होगा नहीं। मतलब 15 लाख सीए चाहिए। तो जो गैप है 11 लाख का, वो करियर है। अब आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं कि यहां पे संभावना है कि नहीं? अब आपके दिमाग में अगर प्रश्न है कि नौकरी क्या क्षेत्र में है, तो पहला जवाब मैंने दे दिया। अब आता हूं दूसरे जवाब पे। आप में से कितने लोग ऐसे जिनको घूमना पसंद है, फॉर्मल खूब गमे हम फरी नाखून हैं अभी लगभग 5-6 लोग। आपको मैं जवाब दे रहा हूं। सो अभी 1 घंटे पहले हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब टोक्यो में भारतीयों को एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने कहा भारत दुनिया के टूरिज्म का सेंटर पॉइंट है। अब आप पूछोगे कैसे? आज से लगभग, आज कौन सी तारीख है? 23 तारीख है। 16 तारीख को मतलब 8 दिन पहले वो लुम्बिनी और कुशीनगर में थे। लुम्बिनी जहां पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और कुशीनगर जहां पे उन्होंने प्राण त्यागा। 2 जगह पे थे और दोनों जगह मिला के कई 100 करोड़ रुपए की योजना मोदी जी ने डिक्लेयर की है और काम शुरू हो चुका है। इसके पहले वो थे डेनमार्क में। डेनमार्क में उन्होंने कहा कि हर एक एनआरआई 5 नॉन इंडियंस को भारत घूमने के लिए भेजे। भारत दुनिया का टूरिस्ट सेंटर बनना चाहिए और इसीलिए हर एक राज्य में 150 फुट का, 156 फुट का, तो 200 फुट के मूर्तियां बनाई जा रही हैं, टूरिस्ट पॉइंट बनाए जा रहे हैं, मंदिर बनाए जा रहे हैं। इस तरह की जगहें क्रिएट की जा रही हैं क्योंकि टूरिज्म आएगा तो बिजनेस आएगा, बिजनेस आएगा तो रोजगार होगा, रोजगार होगा तो करियर बनेगा। बात समझ आ रही है आपको? तो जिसको भी घूमना पसंद है, जिनको भी टूरिज्म पसंद है, वो लोग चाहे तो इस क्षेत्र में अपने करियर को बना सकते हैं। अब आपका प्रश्न होगा कैसे? भाषा तो बहुत अच्छा दिया आपने, कैसे? तो जवाब दे रहा हूं। हमारे देश में एक मंत्री है, उनका नाम है नितिन गडकरी। रात दिन उनका एक ही काम है, कैसे रोड चौड़ा करें और लंबा करें। लगे हुए हैं भाई साहब को सिर्फ फोन करके बोल दो आप आदमी रोड सांकड़ी से है चौड़ी कर दो, मुझे रोड बनवाने। अब रोड तक वो रुक जाते तो मेरे को कोई टेंशन नहीं था। अब भाई साहब को पानी में भी रोड बनाने हैं, ये वाला रोड नहीं, वाटरवेज। और उधर उन लोगों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दिया है एयरवेज। अब दुनिया में कोई भी जो देश होता है वो 4 रास्तों से विकास करता है, रोडवे, रेलवे, एयरवेज एंड वाटरवेज। सरकार चारों पे लगी हुई है क्योंकि पानी से अगर यात्रा करते तो अगर 1 रुपया खर्च होता है तो रोड पे 6 रुपए खर्च होते हैं। तो सस्ता और टिकाऊ यात्रा, तो इसको करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अब आप पूछोगे चमू से कैसे होगा, तो आपको मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। ये सारे करियर के विकल्प आपको मैं बता रहा हूं, उसके बाद मैं कोर्सेज भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में आपको छोड़ के निकल जाऊंगा। सरकार ने एक नए संस्था की स्थापना की व्यवस्था की है, उसका नाम है नीरा, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी। देश की सबसे मजबूत संस्थाओं में से एक हो और आने वाले समय में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट और नौकरियां, प्रोजेक्ट एंड टेंडर यहां मिलने वाला है।
आपका प्रश्न होगा क्या? तो सरकार नदियों को जोड़ना चाहती है। बारिश का मानसून का सीजन होगा तो आप लोगों को पता होगा आसाम में बाढ़ आई है, बिहार में भी परसों 24 लोग जो है बारिश के नाते मृत्यु हुई उनकी। तो मानसून जब सीजन चलता है तो जुलाई से लेकर के अगस्त तक नॉर्थ इंडिया फ्लड में होता है, और दिसंबर से लेकर के फरवरी तक साउथ इंडिया फ्लड में होता है। तो अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि नीचे वाला मतलब साउथ वाला पानी गर्मियों में ऊपर चला है उत्तर भारत में, और मानसून वाला पानी साउथ की तरफ चला है, वेस्ट इंडिया की तरफ चला है, तो मीठे पानी का रोटेशन कर सकते हैं। क्योंकि पानी जब नदी का पानी जाके दरिया में मिलता तो खारा हो जाता, हमारे काम का रानी। तो जब तक वो मीठा है तब तक उसको रोटेट कर दो। तो उसको रोटेट करने की व्यवस्था सरकार करना चाहती है। ये प्रोजेक्ट बहुत पहले से है, लेकिन इसमें समस्याएं हैं, और यहाँ पे करियर मैं आपको एक एक प्रश्न बताता जा रहा हूँ। यहीं पे जो लोग पढ़ाई करेंगे उनके लिए अच्छा फ्यूचर है, और जो लोग यहाँ मिस कर गए समझिए सब कुछ मिस कर गए। नदियों को जोड़ने का मतलब होता है, एक तो पापी बॉलीवुड वालों ने आधा कंफ्यूजन करके रखा है। सारे पानी एक जैसे होते हैं, सारा खून एक जैसा होता है। तो भाई किसी का भी खून किसी का चाहता कोई नहीं, सबके खून अलग अलग है, हर नदी का पानी अलग अलग है। इसी नाते एक नदी में आपको मगरमच्छ मिलेगा, दूसरे में नहीं मिलेगा। अगर पानी एक जैसा होता तो दोनों जगह क्यों नहीं मिलते हैं? अगर पानी एक जैसा है तो दोनों जगह एक जैसी मछलियां क्यों नहीं मिलती हैं? अगर दोनों एक जैसा है तो दोनों जगह एक जैसे वनस्पति क्यों नहीं मिलते हैं? दोनों अगर एक जैसा है तो दोनों के किनारे एक जैसे एग्रीकल्चर क्यों नहीं होता है? अगर एक जैसा है तो सब एक जैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब हमको पहले नदियों के पानी को स्टडी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो ये करिए, उन्हीं दो नदियों को जोड़ सकते हो जिनके पानी की प्रकृति मैच होती है, जिनके आसपास में वो वनस्पतियां हैं जो दूसरे नदी के आसपास है, उनको आप जोड़ सकते हो। तो आपको नदियों के प्रकृतियों को स्टडी करके जोड़ना है, मतलब जियोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ये सारे आने वाले समय में हिट सब्जेक्ट्स हैं। अब पानी तो सीधे आप बाहर नहीं दोगे, उसके लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। आपको नदियों को जोड़ने के लिए आसपास के गांव स्टडी करने पड़ेंगे। किसी भी गांव को आप अचानक जाके गांव खाली करो, ऐसे में नदी ले जाना चाहिए। एक हमको डैम बनवाते कई सरकारें बदल गई, क्योंकि आसपास के गांव डूबने वाले थे। मेधा पाटेकर और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए। तो गांव को हटाना, शहर हटाना आसान है, गांव हटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गांव की इमोशन जुड़ा हुआ मिट्टी से। इसलिए अंग्रेजों के जमाने तक जब किसी को सेनापति या कमांडर बनाते थे तो किसान होना कंपलसरी था। किसान अकेले ऐसी ब्रीड है जो 1 इंच जमीन के लिए मार सकती है और मर सकती है। शहरी लोगों को तो आप सिर्फ 20% मुनाफा दे दीजिए। मेरा फ्लैट है ये जो पीछे, अगर कोई आकर के बोल दे कि भाई आपको 20% ज्यादा दे रहे हैं, मैं बेच के निकल जाऊंगा। गांव का आदमी वो जमीन के लिए लड़ता है, तो गांव खाली कराना मुश्किल है, मतलब सोशियोलॉजी। और उसके नाते अगर खेती डिस्टर्ब हुई तो एग्रीकल्चर, उसके नाते अगर जंगल डिस्टर्ब हुए तो फॉरेस्ट साइंस। ये सारी चीजों को स्टडी करके आप नदियों को जोड़ पाओगे। ये बहुत बड़ा क्षेत्र ओपन होने जा रहा है, और ये भारत का भविष्य है। आपका अगला प्रश्न होगा कि खरेखर, तो आपको मैं इसके बाद का जवाब देता हूं। सरकार ने निर्णय लिया है पेट्रोलियम, वैसे कभी सस्ता हो गया, 9-10 रुपये सस्ता हुआ है। मैंने कल ही भरवाया, सुबह और शाम को सस्ता हो गया। मैं बड़ा दुखी हुआ। दिन भर मैंने नीरज सर ने बोला था कि पेशेंस होना चाहिए, मैंने शाम तक पेशेंस रखा होता तो मेरे कुछ रुपए बच गए होते। सरकार बोल रही है 20% इथेनॉल मिला रहा है पेट्रोलियम में, और 9.99% मिला चुके हैं। अब 10.1 पॉइंट मिलाना बाकी है, शायद मिला भी दिया हो, 9.99 हमको बता रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि इथेनॉल आता कहां से, बनाते कहां से? कोई बताएगा मुझे? इथेनॉल बनाते हैं, हाँ, जो आप लोग दोपहर में रोड के किनारे ठंडा शेरड़ी का रस पीते हो ना, उसी शेरड़ी में से इथेनॉल बनता है। फ्रूट्स में से भी बनता है, गेहूं में से भी बनता है, पर सबसे ज्यादा शेरड़ी मतलब शुगर केन से बनता है। कई लोग ऐसे देखे शेरड़ी, शुगर केन, अंग्रेजी में बोलना आवश्यक हो गया आजकल। जब तक अंग्रेजी ना बोलो तब तक लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। शेरड़ी वाली शुगर केन, जिसको हम हिंदी में गन्ना कहते हैं। तो गन्ने में से इथेनॉल बनता है। अब अगर सरकार ने बोल दिया गन्ने में से हम पेट्रोल निकाल रहे हैं, मतलब इथेनॉल निकाल रहे हैं, तो देश का किसान सब कुछ बोना बंद करके उसको बोलेगा गन्ने में पेट्रोल है, हम सिर्फ गन्ना बोऊंगा। आप समझो कि दूसरा उगाना बंद हो जाएगा।
और गन्ना क्या करता है, जमीन को बंजर बनाता है, क्योंकि जमीन में से पानी शक करता है। और अभी हमने एक हफ्ते पहले इजिप्ट को प्रॉमिस किया 50,000 टन गेहूं बेचेंगे। जो हमने इजिप्ट को फाइनल किया तो मिस्र बाजू में से आया, हम भी खरीदेंगे। अब गेहूं आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, 10 साल से कोशिश कर रहे हैं तो हमसे खरीद नहीं रहे थे। थैंक्स गॉड यूक्रेन और रशिया का झगड़ा हो गया, तो यूक्रेन सबसे ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद रशिया करता है। अब ये जो ही यूक्रेन वाले शिप में गेहूं भरते हैं, रूस वाले उड़ा देते हैं। अब गेहूं जा नहीं रहा है, तो उन लोगों ने भारत से बोला भाई जब तक ये लोग लड़ रहे तब तक आप गेहूं दे दो। हमने कहा बराबर ठीक, हम देंगे, हम गेहूं देंगे। अब भारत कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, और कृषि करने के लिए क्या चाहिए, पानी। और पानी कहां से आता है, नदियों से। बात समझ आ गई। पेट्रोलियम कहां से आएगा, गन्ने से। गन्ना कहां होता है, खेत में। मतलब पूरा सर्कल देखते हो तो नदियों को जोड़े बिना आप एग्रीकल्चर को बड़ा नहीं कर सकते, और उसको बड़ा करने के लिए नदियों को जोड़ना आवश्यक है। मतलब आप सब चीज इकट्ठा करते हो तो कहीं ना कहीं बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक इन एग्रीकल्चर, एग्रो बिजनेस, ये जितने भी क्षेत्र हैं ये एक करियर में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। बात आप लोगों को मेरी समझ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब एक और चीज बताता हूं। आप लोगों ने बहुत सालों से आप सुना होगा कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, और अभी जो सरकार है वो सरकार का मिशन है कि आने वाला जो इलेक्शन है उसमें पानी ही, जल ही जीवन है, इसको प्राधान्य बना करके पूरा इलेक्शन लड़ा जाएगा। मतलब जल ये एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आप लोग जरूर सोचें। इससे संबंधित विषयों पे अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और जो पेरेंट्स यहां बैठे हैं, आप घर में इस पर डिस्कशन करो। हमारे घर में डिस्कशन बंद हो गए। अगर आप घर पे बैठ करके नागिन सीरियल देखोगे तो बच्चे नागरिक शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। आप ये सोच बंद कर दीजिए। मुझे याद है, मैं छोटा था, मैं गांव में पल के बड़ा हुआ हूं। मेरे दादा दादी के साथ में रहता था। शाम को 40-50 बूढ़े हुए इकट्ठा होते थे और खूब सारी बातें होती थी। लेकिन मुझे याद है, जब तक मैं पढ़ता था तब तक मेरे दादाजी मेरे साथ बैठ के अपनी किताबें पढ़ते थे। इसका आउटकम ये है कि आप शायद ऐसे भारतीय धर्म ग्रंथ होंगे जो जिसका एक बेसिक लेवल इंफॉर्मेशन मेरे पास ना हो। इसलिए क्योंकि मेरे दादाजी पढ़ते थे, इसलिए मुझे बाय डिफॉल्ट पढ़ना होता था, मुझे मजा आता। अगर घर के पेरेंट्स पढ़ेंगे तो बच्चे बाय डिफॉल्ट पढ़ेंगे। आप जो उनसे चाहते हो आप करना शुरू कर दीजिए। अभी नीरव सर ने इस चीज को बहुत अच्छे से बोला, वाई। आप चाहते हो बच्चा नॉवेल पढ़े, आप पढ़िए, वो पढ़ेगा। आप चाहते हैं कि बच्चे जो है क्रिएटिव हो, इसी नाते स्कूल में प्रोजेक्ट लेकर के आया गया। प्रोजेक्ट लेकर के आया गया कि बच्चा जो है स्कूल में बैगन बन के जाएगा। तो खुद तो बनेगा नहीं, तो मम्मी या पापा मिलकर बैगन बना करके भेजेंगे। तो कहीं अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना बहुत आवश्यक हो गया। मैं चाहता हूं कि सरकारें क्या सोच रही हैं उधर हम स्टडी करें। एक और चीज मैं बताता हूं। अभी जब मोदी जी पोलैंड जैसे डेनमार्क गए तो उन्होंने डेनमार्क में एक अनाउंसमेंट किया, भारत में इस साल 40% ट्रांजैक्शन कैशलेस हुआ है। पेटीएम से, ऑनलाइन, जीपे, भगवान ने कौन कौन से प्लेटफॉर्म से। कितने लोगों ने सुना है ये? अच्छा, कितने लोग पेटीएम यूज करते हैं? आपने सभी कहते हैं जीपे, पेटीएम सब उपयोग करते हैं। सरकार चाहती है कि आने वाले कुछ वर्षों के अंदर ये जो बैंक की बिल्डिंग होती है ना, वो ना हो। सरकार चाहती है कि जो नोट लेके हम घूमते हैं, सिक्का और नोट, वो ना हो। तो अगर ये नहीं होगा तो फिर कॉमर्स किधर होगा? ये करियर है, कैशलेस इकोनॉमी। तो सरकार जहां पे खड़ा होकर बोल रही थी वहां पे लगभग 80 से 100% कैशलेस इकोनॉमी है। वो लोग सिक्का और नोट उपयोग ही नहीं करते हैं। तो अगर आपको कैशलेस भारत में करियर बनाना है तो आपको उस दिशा के विषय पकड़ने पड़ेंगे। आप ये सोचोगे ना, हम तो बीकॉम पेलू वाली करिश, हम नोटबुक ले जवानू, अन अकाउंट पढ़ूंगा, मैं बड़ा दाखला गिनूंगा, भगवान जाने क्या क्या करूंगा। आपको कॉमर्स लेटेस्ट जो फैशन है उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें एक नई चीज ऐड हुई है, एंड उसका मैं आपको अनुभव बताता हूँ। सर, मैं बीच में गया था दिल्ली, मैं उससे जाता रहता हूँ, पर वो वाला जो अनुभव बहुत स्पेशल है। दिल्ली में एक सरोजिनी मार्केट है जो फुल्ली मंगल बाजार जैसा है।
बार्गेनिंग किया जा सकता। मैं गांव का आदमी 14 साल हॉस्टल में रहा, भगवान राम के बाद मैं दूसरा आदमी हूँ जो 14 साल बाहर रहा। तो 14 साल में हॉस्टल में रहा हूँ। हॉस्टल वालों की सबसे बड़ी कमी एक ही होती है, पैसा नहीं होता। सो हॉस्टल में मैं रहा। आप में से कितने लोग हॉस्टल में रहना चाहते हैं भविष्य में? 1 2 3 4। और कितने लोग हॉस्टल में कभी रहे हैं? यहाँ पे 1। जो लोग हॉस्टल में रहे हैं उन्होंने जीते जी स्वर्ग देखा है, और जो लोग हॉस्टल में नहीं रहे हैं, मैं चाहूंगा भगवान उनको मौका दे कि हॉस्टल में रहें। और इस जन्म में नहीं मौका मिला हो तो भविष्य अगले जन्म में आपको मौका मिले। हॉस्टल आपको पूर्ण पुरुषोत्तम बनाता है। हॉस्टल में आप रहना शुरू करिए। मैं तो मानता हूं कि हर एक पेरेंट्स को बच्चों को 3-4 साल हॉस्टल में रखो। अब बड़ौदा में भी पढ़ाते तो भी हॉस्टल में रखो, घर पे नहीं। हॉस्टल दशरथ चाहते तो वशिष्ठ आश्रम पूरा घर पे ला सकते थे, लेकिन ना, बच्चों को उन्होंने आश्रम में भेजा। हस्तिनापुर चाहता तो द्रोणाचार्य का पूरा गुरुकुल लेकर के अपने हस्तिनापुर ला सकते, पर उन्होंने 105 बच्चों को द्रोणाचार्य के आश्रम में भेजे। हॉस्टल में रहने का पहला फायदा। उसके बाद में एनईपी पे आता हूं। हम घर पे होते ना, मैंने तो चले बटाका में साथ नहीं खाऊ, तो पूरे घर को जो बटाका वाला बनता है और उसके लिए बिना बटाका का बनता है। मैंने रिंगण नहीं खाऊ, तो पूरे घर का रिंगण वाला बनता है, तो रिंगण बना कर मिलता है। जिस दिन आप हॉस्टल में जाओ ना, पहले दिन वही खा सब्जी आपका स्वागत करेगी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। आओ ठाकुर आओ। और पहले दिन हो तो ठीक है, 2 दिन 3 दिन 4। मुझे तो शुरुआत के 6 महीने लौकी खानी पड़ी थी, दूधी। आज भी कोई अगर मेरे घर पे चिढ़ाता तो होता है, आओ खाने पर आओ, दूधी की सब्जी बनी है। मेरे को ऐसा होता है कि मतलब मेरे अंदर तुरंत पुतिन की आत्मा घुस जाती है। ऐसा होता है इसको यूक्रेन बना दो, राइट। हॉस्टल आपको फूड एक्स्टम्ड बनाता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे, 3 साल आप हॉस्टल में रहो ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी खा सकते हो। खाने हॉस्टल 2 चीजें डेवलप करता है। खाने की 2 क्वालिटी होती है, ईटेबल एंड पचेबल। खाओ तो इसको दर्द ना हो, और यहाँ पहुंच जाए तो इसको दर्द ना हो, मतलब खाना अच्छा है। दूसरी हॉस्टल जो चीज सिखाती है, घर में अगर 2 बहनें रहती हैं, 2 भाई रहते हैं, अगर बहन परफ्यूम लेकर के आई, दूसरी बहन ने लगा दिया, परफ्यूम यूज कर लिया, तो पूरे घर में एकदम बिल्कुल कोहराम हो जाता है। साल का पानीपत की 4थी लड़ाई होने वाली है। हॉस्टल में आप रहते हैं, आप परफ्यूम लेकर के आइए, दूसरे दिन सुबह पूरे फ्लोर से उस परफ्यूम की खुशबू आती है। आपके पास एक डब्बा रहेगा, सब लगा के घूमेंगे। उस समय हमारे अंदर जो साम्यवाद आता है ना, सब एक जैसे, न मेरा कुछ है न इसका कुछ है, जो इसका है वो मेरा है, जो मेरा है वो सबका है। हॉस्टल मेक्स यू अ फुल सामाजिक व्यक्ति। आप नाश्ता लेकर के आए, आपने नाश्ता रखा, स्कूल गए अथवा कॉलेज गए, लौट के आए, नाश्ता का अंतिम दाना आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो। आपको एक ही चीज ढूंढना है कि नाश्ता कुछ बचा हो तो मुझे भी मिल जाए। इस चीज को कोई चिंता नहीं किसने खाया। आप बिल्कुल सीआईडी के दया की तरह बोलो, दया पता करो मेरा नाश्ता किसने खाया। हमको पता है कि मैंने दूसरों का खाया तो दूसरा मेरा खाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हॉस्टल में आप रहते हो, आपके 2-3 रूममेट हैं, आप बीटेक कर रहे हो, आपका एक रूममेट है बीडीएस कर रहा है, एक तीसरा रूममेट है जो कुछ कर रहा है, जो चौथा वो कुछ नहीं कर रहा है, और चारों साथ में रह रहे हैं। एक है जो बिना लाइट जलाए सो नहीं सकता, एक है जो लाइट बंद करके सोता है, एक होता है जो म्यूजिक के बिना सो नहीं सकता, चौथा जो रात भर पढ़ना होता है उसको, और चारों को साथ रहना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो व्यक्ति हॉस्टल में 3-4 साल रह ले, उसकी शादी के बाद डिवोर्स होने की संभावना 0 हो जाती है। उसको किसी से कोई समस्या नहीं होती। हॉस्टल वालों को घर साफ है, बहुत बढ़िया, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। उनका कॉन्सेप्ट है कि जब इसी चादर में शाम को सोना है तो सुबह फोल्ड क्यों करना है, उसमें एडजस्ट क्यों ना होना, एडजस्ट, यू नो। हॉस्टल में व्यक्ति को रहना चाहिए। एंड मैं तो रहा हूँ, मैं तो जब गांव से निकला था तो मुझे सिर्फ भोजपुरी आती थी, मेरे को हिंदी सीखनी थी, तो मैंने पंजाबी, हरियाणवी, दिल्ली वालों को दोस्त बनाया। इसलिए मेरी हिंदी में थोड़ा सा आपको पंजाबियत दिखेगी, थोड़ा सा टोन जो है पंजाबियों जैसा है, क्योंकि पंजाबी पूरा शब्द नहीं बोलते, आधा खा जाते हैं, बुलेट नहीं बोलेंगे पूरा, तो मेरे भी हिंदी में थोड़ा बहुत उनका इम्पैक्ट है। फिर मुझे अंग्रेजी सीखनी थी, तो मैंने साउथ इंडियंस को दोस्त बनाया। फिर मेरे को लगा कि अंग्रेजी फ्लुएंसी कैसे बनाऊं, तो मैंने 2 नाइजीरियन रूममेट बनाए, ओरिजिनल नाइजीरियन। वो साल भर मेरे साथ रहे, साल भर के बाद वो बेचारे सुबह शंख बजाते हो गए, वो भी सुबह उठ करके शंख बजाते थे मेरे साथ में, जहां होंगे वहां बजाते होंगे। आपका अगर संस्कार मजबूत है तो हॉस्टल आपको बिगाड़ नहीं सकता। आपको देख के मुझे लगता है 14 साल में हॉस्टल में, और देश के लगभग अलग अलग हिस्सों में रहा हूं। शिखा, चंदन, एक भी चीज लगभग मेरे करियर के एक भी दिन में बंद नहीं होगा। आपके संस्कार अगर मजबूत हैं तो
हॉस्टल आपको बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन हॉस्टल आपको सिखाता है। मैं मानता हूँ लोगों को हॉस्टल में रहना चाहिए। तो जब मैं गया सरोजिनी मार्केट, तो सरोजिनी मार्केट मेरे को चीज खरीदी थी, उसकी कीमत थी 2400 रुपये और मेरे को देना था 400 रुपये। अब मेरा और उस रेकड़ी वाले का झगड़ा शुरू हुआ, मतलब आर्ग्यूमेंट। अब 400 से 2400 का फाइट था, 2000 का बैग था। अब उसको नीचे उतरना था, मुझे थोड़ा सा आगे चलना था। बात चलते चलते मैं 500 तक गया, वो 1700 तक आ गया था। कम्युनिकेशन अपना अच्छा है, पहले से अच्छा है। मेरे को किसी भी तरह से 700 में तोड़ना था। तब तक वहां पे 7-8 विदेशी लड़कियां आ गई। विदेशी मतलब यूरोपियन थी। आप समझो तुरंत अपना भाव जीरो हो गया। लारी वाले ने यूरोपियन लड़कियों को एंटरटेन करना शुरू किया। शायद 17 से 18 मिनट में बच्चे ने बात की उन लड़कियों से और 5-6 प्रोडक्ट बेच दिया। मेरे को एक वर्ड समझ में नहीं आया कि कौन सी भाषा में बात करता। मैं दुनिया के 20 देशों में ट्रेनिंग लेता हूँ, तब मेरे को ऐसा था कि मतलब मुझे सब आता है। आप उनको एक वर्ड तब पे नहीं पढ़ा। वो लड़कियां चली गई, फिर से उस दुकान वाले के पास गया। मैंने कहा भाई तू पहले बता कौन सी भाषा में बात कर रहा था। उसने बोला इटालियन में। मैंने कहा पढ़ा कितना है? बोला 9वीं पास, मतलब 10वीं फेल। 9वीं पास इटालियन में बात कर रहा था, यहाँ पीएचडी करके। एक बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा इटालियन कब सीखा? बोला मेरे को 17 भाषा आती है। अपने को तो आत्महत्या करने की इच्छा प्रबल हो गई। मैंने कहा भाई 17 भाषा आती है? बोलता यहाँ पे कम से कम 40-50 लोग हैं जिनको 20-25 भाषा आती है। मैंने कहा ऐसा कैसे हुआ? तो उसे बहुत अच्छी चीज बताई जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। बोला साहब हमारे यहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट खूब आते हैं और वो बार्गेनिंग नहीं करते हैं। तो हमको सिर्फ 25-30 लाइन रट लेनी होती है, बस सिर्फ इतना पता करना होता है जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हो कौन से देश का सिटीजन है। बस इतना ही हमारी फाइट है। एक बार पता चल जाए स्पेन का है, स्पेनिश में 25 लाइन हमारी फिक्स है। ये सबसे अच्छा कपड़ा है, आप पे बहुत सूट करेगा, ये अंतिम पीस है, आप इसको पहनिए तो लोग बोलेंगे वाह, इससे सस्ता मिल जाए तो मैं आपको फ्री दे दूंगा। ऐसे करके 25 रटी हुई लाइनें में रख ली है। और जो ही उस देश की लोकल भाषा बोलते हैं वो बंदा फ्लैट। आप ये सोचिए कि आप अभी यहाँ से जो है दुनिया के किसी देश में चले जाए, आप इटली में चले जाए और वहां को इटालियन आपसे गुजराती में बोलो आओ શું જોઈએ છે, आप बार्गेनिंग करोगे? तुरंत 56 इंच का खाते जाएगा, कितना लेवल ले लेंगे। गुजराती में बोलता है क्यों? एक आत्मीयता डेवलप होती है। देखिएगा मोदी जी जिस भी देश में जाएंगे वहां की शुरुआत में 3-4 लाइन वहां की लोकल भाषा में बोलते हैं। लोगों से कनेक्ट करना, भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमारा दुर्भाग्य ये है कि भाषा पे मजबूती डेवलप करना हमने कभी सिखाई, हमारे परिवार में बात नहीं है। भाषा पे कम, आप इंग्लिश बोलते हैं तो फ्लुएंट इंग्लिश निकलनी चाहिए, आप हिंदी बोलते हैं तो फ्लुएंट हिंदी निकलनी चाहिए, आप गुजराती बोलते हैं तो अच्छी गुजराती होनी चाहिए, आप संस्कृत बोलते हैं तो अच्छी संस्कृत होनी चाहिए, आप सिंधी बोलते हैं तो अच्छी सिंधी होनी चाहिए। क्यों ना मेरा भाषा पे प्रभुत्व। हमारा दुर्भाग्य यह है कि भाषा को हम लोगों ने विभक्त कर दिया है। नई एजुकेशन पॉलिसी में सरकार बोल रही है कि अलग अलग भाषाएं हमारे विद्यार्थी सीखें, फ्रेंच सीखें, जर्मन सीखें, स्पेनिश सीखें, डेनिश सीखें, रशियन सीखें, इटालियन सीखें, चाइनीज सीखें, जापानीज सीखें, कोरियन सीखें, आप भाषाएं सीखो। अब आपका सवाल होगा तो खाना खाए दो, हमें गुजराती खाए दो, फायदा करना तो फायदा होता। सरकार क्या कर रही है? घूम घूम करके दुनिया में बिजनेस की संभावनाएं क्रिएट कर रही है। अब हमको वहां प्रोडक्ट बेचना है, हमको वहां प्रोडक्ट बेचना है तो बेचने के लिए क्या चाहिए? भाषा। अंग्रेजी हर जगह चलने वाली। जापानीज को अंग्रेजी नहीं आती, चाइनीज को अंग्रेजी नहीं आती, कोरियंस को अंग्रेजी नहीं आती, रशियंस को नहीं आती, पोलिश को नहीं आती, डेनिश को नहीं आती, फ्रेंच को नहीं आती। वो लोग पसंद ही नहीं करते अंग्रेजी बोलना। आप उनको बोल दो अंग्रेजी तो तुम्हें ऐसे देखेंगे, फिर धीरे से आपको जवाब देंगे, दे डोंट लाइक, उनको पसंद ही नहीं है। तो आप उनकी लोकल भाषा जानते हो, मतलब आप चाहो तो वारसिया अथवा तो न्यू वीआईपी, इस एरिया के अधिकतर बिजनेसमैन को आप वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। दो चीज होती है बिजनेस में, एक जो प्रोडक्ट बना रहा है और एक जो प्रोडक्ट बेच रहा है। तो भाषा, तो जिन लोगों को भी घूमना पसंद है, बात करना पसंद है, जिनको भी ऐसा है कि मुझे दुनिया ट्रैवल करना है, भाषाएं सीखो। अगर आपको अंग्रेजी के अलावा 2 इंटरनेशनल भाषा भी आती है, महीने के 60-70-80 हजार रुपए कहीं नहीं गए। कितनी? 3 इंटरनेशनल लैंग्वेज आपको आती है, महीने के 60-70 हजार रुपए कहीं नहीं गए, आप आराम से कमा सकते हैं।
कितने लोग चाहेंगे भाषाएं सीखना? अगर 9वीं पास व्यक्ति को पता है कि इसको सीख करके मैं कमा सकता हूं, तो अपने तो उससे कई गुना ज्यादा बेहतर विद्यार्थी हैं। अब मैं एक और चीज आपको बताता हूं और धीरे धीरे मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। सरकार बोल रही है 20% इथेनॉल। ये आया कहां से? तो 2018 में सरकार ने एक पॉलिसी पास की, उसका नाम है बायोफ्यूल पॉलिसी। सरकार भी आज ही सरकार की सुबह मीटिंग, सरकार मतलब मोदी जी जिनकी मैं बात कर रहा हूं, आज ही उन्होंने मीटिंग की है सुजुकी मोटर्स से। इसके पहले वो फ्रांस और जर्मनी गए, वहां पर भी उन्होंने बहुतों के साथ मीटिंग की है। सरकार हर एक मोटर कंपनी को मिलकर बोल रही है कि आप इलेक्ट्रिक कार भारत में बनाओ, हमको दुनिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर का नंबर 1 देश बनना है। अब नंबर 1 देश कैसे बनेंगे? तो 2 पहिया में और 3 पहिया बनाने में हम ऑलरेडी नंबर 1 है, 4 पहिया गाड़ी बनाने में हम 4 नंबर पे हैं। अब सरकार कह रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम नंबर 1 बनना चाहते हैं, बायोफ्यूल में हम नंबर 1 बनना चाहते हैं। कभी आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले नितिन गडकरी की बायोफ्यूल वाली कार लेकर के लोकसभा में गए थे और उसकी बड़ा सारा फोटो आया था, टेलीविजन में भी डिस्कशन हुआ था। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक कार बनती है, बायोफ्यूल कार बनती है, तो जितनी कारें आपको सड़कों पे दिख रही हैं, इन सबको आपको रिप्लेस करना है। मतलब मार्केट हुआ कि नहीं हुआ? सो ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरे का पूरा एक नए दौर में प्रवेश करेगा। 2 पहिए, 4 पहिए, ट्रक, हर एक सेगमेंट एक नए दौर में प्रवेश करेंगे। पेरेंट्स का रोल कहां पर है? पेरेंट्स का रोल ये है कि आप एक एक चीज को एनालाइज करें और अपनी संतान के कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करें। हर बच्चा अलग अलग गुण के साथ आता है। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं आ केम प्रोग्राम गोठव्या છે આજે, એની પાછળ કારણ શું હશે? ये जो कारण ढूंढने वाली जनता है, ये स्ट्रेटेजिस्ट है, ये भविष्य के साइंटिस्ट हो सकते हैं, ये अच्छे लॉयर हो सकते हैं, ये वहां काम कर सकते हैं जहां पे डिजाइन थिंकिंग पे काम होता है। आप उस सेगमेंट में उसको डालिए, आग लगा देगा। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग बैठे होंगे, असु कॉम्बिनेशन पहले सामने ब्लू शर्ट, कुछ आओ ना आओ, आप पेरा तो हेयर कटिंग एंड खोपड़ा दोनों मैच नहीं हो रहे, क्या है? थोड़ा सा इस आदमी की पर्सनालिटी पर थोड़ा सा काम करें ना तो अच्छा दिख सकता है। ये फैशन डिजाइन के लोग हैं जिनके कलर कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ में आते हैं। बाकी हम लीडर सर लोग वो मेल कम्युनिटी है जिनको 7-8 कलर ही समझ में आता है, लाल पीला हरा नीला काला सफेद। बाकी यहाँ पे बहुत सारी कन्याएं और लड़के ऐसे बैठे होंगे जिनको ब्लू में भी 15 ब्लू समझ में आता है। हमको एक ही ब्लू समझ में आता है, ज्यादा ब्लू कर दो हम काला कर देते हैं। हमने बेचारे शनिदेव को भी काला कर दिया जबकि बेचारे डार्क ब्लू थे। हमको पक्का सफेद, काला, लाल में तो मरून, तो 2 बार पूछना पड़ता मरून को लेके हमको वो भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता है। जिनको भी कलर कॉम्बिनेशन समझ में आता है, आप बहुत अच्छे एडवर्टाइजिंग के व्यक्ति हो सकते हैं, फैशन के व्यक्ति हो सकते हैं, ज्वेलरी के। मतलब एकता कपूर ने एक नया क्रांति भारत में लेकर के, वो क्रांति थी कि साड़ी पहन करके महिलाएं आती थी टीवी में। पुरुषों का बेचारों का कुछ रोल उसमें था नहीं, लेकिन जो महिलाएं आती थी उसमें जो फीमेल को ड्रेसिंग सेंस समझ में आता था, उन्होंने एकदम बिल्कुल कलर साथ आभूति सरस लागे छे नहीं। ज्वेलरी बिजनेस पूरे का पूरा फैशन में एक नया ट्रेंड डेवलप किया उन्होंने। तो ये पूरा सेगमेंट भारत में बड़ी तेजी से डेवलप हुआ है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, बैचलर ऑफ डिजाइन एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और सरकार चाहती है किस तरह के क्रिएटिव स्किल बेस्ड कोर्सेज में लोग जाएं। अब जब स्किल बेस्ड आता है तो एक वर्ड है गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी का मतलब होता है, सर मेरी बात से एग्री करेंगे, हमारे दादा मतलब पिताजी के पहले की पीढ़ी कोई भी आदमी नौकरी करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। अगर कोई गलती से नौकरी करता था तो मान लिया जाता था गलती से इसको नौकरी मिल गई है। जो भी यहाँ पे सीनियर्स बैठे मेरी बात से सहमत होंगे, नौकरी करने के लिए हमारे पूर्वज पैदा नहीं हुए। क्यों? क्योंकि सबके पास स्किल्स था। बाद में हम लोगों ने सर्टिफिकेट और डिग्री हासिल की पर स्किल डेवलप नहीं किया, इसी नाते नौकरी के नौकरी रही। अब यूरोपियन नेशंस, आप चाहे यूएस ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, अधिकतर देशों में करोड़ों लोग इस तरह के रोजगार में शामिल हैं। भारत में लगभग 15 लाख लोग इस तरह के रोजगार में शामिल हैं। आपका प्रश्न होगा कैसा, मैं बताता हूं। आप लोगों ने अर्बन प्लैट का नाम सुना? अर्बन कंपनी, जोमैटो सुना आप लोगों ने? स्विगी
सुना है आप लोगों ने? राइट। उबर, ओला, ये सब सुना है? ये सब गिग इकोनॉमी। इसका मतलब होता है आपके पास स्किल है, आप इस प्लेटफॉर्म पे आओ, अपने आप को रजिस्टर कर दो कि मुझे प्लम्बिंग का काम बहुत अच्छा आता है, रजिस्टर कर दिया, आपके पास बिजनेस आएगा, आप जाओ बिजनेस करो, पैसा कमाओ, खुश रहो। जब मोबाइल बंद, आप बिजनेस से छुट्टी। स्वतंत्र रोजगार, क्या बोलते हैं इसको? स्वतंत्र रोजगार। मैं अपने मन का मालिक हूं। इसमें डिजाइनर, लोगो डिजाइनर, एंकर, जैसे सर ट्रेनर है, मैं ट्रेनर हूं, हम इसी का पार्ट है। हमको टाइम होगा तो हम कहीं पर जाएंगे, लोग मुझे फोर्स नहीं कर सकते तुम्हारे तो काले सांझे आवनो आवनो ना हो, हमारी जो टाइम नहीं है। राइट। हम सरकार को भी मना कर सकते हैं, अगर हमको सरकार भी फोन करके बोले तुम्हारे 8 बजे क्या पहुंचो, हमारी टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्र स्किल डेवलप्ड लोग हैं, तो हमारा टाइम सेट होगा तो हम आएंगे, अदरवाइज इसको गिग इकोनॉमी बोलते हैं। और आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे ज्यादा स्कोप यहाँ पे है, इसलिए सरकार ने स्कूलों में 60 घंटे हर साल बिना बैग लिए आपको स्कूल आना है। तो प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटरी, गार्डनिंग, ऐसे जितने भी काम है वो सारे काम बच्चों को सीखना होगा। अब आपका प्रश्न होगा कि है ऐसे, तो बच्चों के पहले पेरेंट्स को सीखना पड़ेगा और इन दोनों के पहले टीचर्स को सीखना पड़ेगा। आप ये सोचो, हर घर में इलेक्ट्रीशियन होगा, हर घर में प्लम्बर होगा, हर घर में गार्डनर होगा, हर घर में इस तरह के स्किल वाले लोग होंगे, कितना सारा पैसा आपका बच रहा है। और साथ में बाजू में अगर आपने किसी और के काम में हाथ डाल करके आ गए तो 200-300-500 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिया हुआ अलग से। राइट। सरकार हमको स्किल्ड मैन पावर की तरफ ले जाना चाहती है। सो कम्युनिकेशन, स्किल। अब लास्ट पॉइंट आपके सामने रखूंगा, उसके बाद बात को मैं खत्म करूंगा। इस समय दुनिया के चौथे नंबर के हम सबसे बड़े स्पेस साइंस हैं और भारत सरकार चाहती है नंबर 1 के स्पेस साइंस करें। दूसरा मेडिकल। इस समय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का कैपिटल बनाया है। एमबीबीएस अकेला मोक्ष का माध्यम नहीं है। बीएमएस, बीएचएमएस, नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी, योग, मेडिटेशन, ये सब के सब अब भारतवर्ष के नहीं, दुनिया के लिए दवाई करने का, उपचार करने का मुख्य माध्यम है। इसलिए गलती से भी अगर मान लीजिए आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो उन देशों में मत जाइए जहां पे कल लड़ाई हो, फिर वापस हवाई जहाज से लाना पड़े। फिर बचे 20,000 छोकरों क्या बढ़ता था है, हमने खबर लो। ये हमारी यूनिवर्सिटी में हुआ था। हमारी यूनिवर्सिटी में एक बार डिस्कशन चल रहा था, तो ऐसा हुआ कि भाई हमारे देश से हर साल 50,000 बच्चे विदेश जाते हैं, 20-25 लाख रुपए वहां जाके खर्चा करते हैं, कितना सारा पैसा जाता है। हमने कहा काम करते उसका दूसरा मॉडल बनाते हैं, विदेश के बच्चे यहाँ पर आकर के पढ़े। इस साल मेरे पास लगभग 2000 से 5000 जितने बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। एक बच्चा आता है 3 साल में 15 से 20 लाख रुपए बड़ौदा में डाल के जाता है। वो पैसा तो बड़ौदा में आया ना। तो आप इसका रास्ता ढूंढिए। इसका जवाब अभी आज ही टेलीविजन में आया है, न्यूज है। यूजीसी ने नया डिसीजन लिया है कि दुनिया के 25 देशों में आईआईटी जेईई की परीक्षा ली जाएगी। आज का न्यूज मतलब हमारे देश के टॉप लेवल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अब दुनिया के 25 देश के बच्चे आकर के पढ़ेंगे। आपके पड़ोस में मेरी यूनिवर्सिटी में 67 देश के बच्चे पढ़ते हैं, 67 नेशनल्स पढ़ते हैं। अब कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट की तरफ अब आगे बढ़े हैं। ऐसे में मैं मानता हूं कि आप जब कोर्सेज सिलेक्ट करते हैं तो पेरेंट्स को ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। आप टीचर्स को मिले, आप अलग अलग प्रोफेशनल्स को मिले, आप जानने की कोशिश करें कि मैंने मेडिकल में इंटरेस्ट है पर मेडिकल साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंटरेस्ट है, तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो उसने बीएमएस, बीएचएमएस, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी कोई भी कोर्स किया, उसके बाद एमपीएच कर सकता है, एमएचए कर सकता है, एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकता है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसको जा सकता है। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको घूमने का शौक है और उनको करियर बनाना है। आप एविएशन में जा सकते हैं, आप हॉस्पिटलिटी में जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट में जहाँ जा सकते हैं। आप मल्टीपल लैंग्वेजेस सीख करके मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। मेरा कंसर्न ये है कि पेरेंट्स आंख कान नाक बंद करके आप करियर की तरफ न जाएं। आपका बच्चा ये बोलता है कि मेरे को ये करना है, तो उस चीज को करने से पहले आप पूरी उसकी एनालिसिस करें। आप हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके साथ बैठें। अगर उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, पाताल से इंफॉर्मेशन ला के आपको देंगे।
डॉक्टर और टीचर दो ऐसी प्रजातियां हैं जो उनका क्लाइंट अगर खुश हो तो उनको खुशी मिलती है। हर टीचर अगर उनका पढ़ाया विद्यार्थी आईएएस ऑफिसर हो जाए और महीने में 4 लाख रुपए वो कमाता है तो टीचर की सैलरी 4000 होगी, वो 4 लाख कमा रहा होगा, टीचर यहाँ पे मिठाइयां बांटेगा, मारो छोकरो आईएएस ऑफिसर, उसको बिल्कुल जलन नहीं होगी। लेकिन जो बच्चा आईएएस बना उसके मामा चाचा काका नाना कई लोगों के घर में कई दिन शाम को खाना नहीं बनेगा, टीचर क्या मिठाइयां बन रही होगी। क्यों? क्योंकि हमको प्रसन्नता मिलती। आप प्रश्न लेकर के आओ तो सही। यहाँ पे तो जब तक पेरेंट मीटिंग न रखो तब तक पेरेंट्स के पधरामणी नहीं होते स्कूल में। यहाँ पे बैठे कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने बच्चे के क्लास टीचर का मोबाइल नंबर याद है, प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर याद है, मोबाइल में है वो नहीं, याद है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके मोबाइल में बच्चे के क्लास टीचर और प्रिंसिपल दोनों का मोबाइल नंबर सेव्ड है? लगभग 30%। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी संतान किसके साथ बेंच पे बैठती है, किसके साथ लंच शेयर करती है, किसके साथ वो अधिकतर चैट और बात करते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ आपने का 2 बार डिनर लिया है। आपकी संतान के मित्र के पेरेंट्स के साथ आपने डिनर या लंच लिया है। तो वो कोई हाथ उठा रहे जिनकी शादी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स कोई भी हो सकता है, बड़ा भाई भी हो सकते हैं, राइट, मतलब गार्जियन हो सकते हैं। कितने लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिनको आपकी संतान का पिछला रिजल्ट, ये वाला नहीं है, इसके पहले वाले रिजल्ट में सब्जेक्ट वाइज मार्क्स याद है। અને પછી મેં કહીએ કે અમારો છોકરો છે ને ભણતો નથી। पेरेंटिंग में मतलब अभी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं यूके में रहते सर, और अभी हमारी बात उनसे चल रही थी तो बोलते हैं यूके में पवन आधा जीवन तो हमारा पेनाल्टी भरने चला जाता है। मैंने कहा क्यों? बोलता अगर बच्चा स्कूल में आया सुबह में और बगासा खाया तो 250 पाउंड पेनाल्टी पेरेंट्स कि आपने बच्चों को अच्छी साउंड स्लीप नहीं दी तो आप अच्छे पेरेंट्स नहीं दी, और अगर ऐसी घटना 3 बार लगातार हुई तो आपको 6 महीने सिद्धू की तरह आपको भी जेल में जाना पड़ेगा और बच्चों को हॉस्टल में डाल देंगे। अगर आपने बिना एडवांस में मेल किए अगर बच्चा एब्सेंट रह गया तो 250 पाउंड पेनल्टी, और अगर ये घटना 3 बार हो गई तो बस वही वाली पॉलिसी यहाँ पर भी, कंट्रोल सी कंट्रोल भी। पेरेंटिंग दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है। हमारे देश में बड़ा हो रहा है ना, हो जाएगा, कुछ तो होगा, जब होगा तब देखेंगे। मेरा ऐसा मानना है आप उस पर वॉच ना रखें, मैं नहीं बोलता हूं कि उसके ऊपर आप वॉच रखें, उसके ऊपर सीआईडी लगाएं, आप उसके साथ चलें। आप अगर उसको कोई कंफ्यूजन है कम से कम एक बार आपकी संतान लड़का है लड़की है, मम्मी पापा दोनों नहीं, कोई एक व्यक्ति पिता अथवा माँ, उसके साथ आप आइसक्रीम पार्लर पे बैठे, आप 10 मिनट बैठने के बाद उससे बातें करें कि बेटा सोच आ रहे लाइफ में क्या, आप समझने की कोशिश करो। कोविड-19 के बाद बच्चों के पास मित्र नहीं है। आपके घर में किसी भी मुद्दे पे झगड़े हैं, झगड़ों को आप बाहर निकल के करिए अगर संतान घर पे है तो। घर में आप कृपया किसी भी तरह का युद्ध न छेड़ें, क्योंकि आपको लगता है बच्चे बड़े सेंसिटिव है। हम ज्योतिष में इनको चंद्रमा की पीढ़ी कहते हैं, न्यूमरोलॉजी में नंबर 2, 2000 के बाद जो पैदा हुए 2 मतलब चंद्रमा हम मानते हैं, और साइकोलॉजी में इनको जनरेशन Z कहते हैं। जनरेशन Z मतलब होता है ये ऐसी जनरेशन है जो इमोशनल बहुत है, इसी नाते अधिकतर बच्चों में सुसाइडल की बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं आत्महत्या करने के लिए। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के पास, लोगों के पास इनके साथ बैठ के टाइम नहीं है डिस्कशन करने के लिए। मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स खूब सारा समय निकालें। आप बिजनेस करते हैं, आप नौकरी करते हैं, पर हफ्ते में 15 दिन में एटलीस्ट आधे घंटे 1 घंटे आप समय निकाल के अपनी संतान के साथ बैठिए, उससे आप सब कुछ डिस्कस करिए। और ये बच्चे अगर एक बार ओपन अप हुए, सब कुछ बताने को तैयार है। हमारी जनरेशन जैसे नहीं है कि आधा बताएंगे आधा निकल जाएंगे, ये सब कुछ बताने को तैयार है। आप पूछिए तो सही, लेकिन आप रोटी बनाते बनाते पूछोगे तो नहीं बताएगा। उसके लिए आपको इंपॉर्टेंस देना होगा। ये स्वतंत्र भारत में पैदा हुए दूसरी पीढ़ी की संतान है, मतलब इनके डीएनए में गुलामी नहीं है। इमोशनली इनको ब्लैकमेल नहीं कर सकते। नीरव सर बोल रहे थे
ये आप जाकर के गूगल पे सर्च करिएगा, जनरेशन जेड की लाक्षणिकताओं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरेशन जेड, साइकोलॉजी और मनोविज्ञान में इसको हम ऐसा कहते हैं। ये इनको आप ऐसे इमोशनल करिए ना, मेरे पिताजी के पास तो चप्पल भी नहीं था, फिर भी हम स्कूल जाते थे, चल के जाते थे, हमारे पास 2 सेट कपड़ा था, हमारे पास खाने के लिए सिर्फ 2 टाइम का खाना था। तो बच्चा ऐसा कहता, आपके पिताजी बहुत गरीब थे। नहीं, उसको ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि भाई आपने बड़ी स्ट्रगल करके, ना आपके पिताजी गरीब थे, मेरे पिताजी गरीब ना, बिल्कुल नहीं। आप उसको बोलो ना कि तुम्हारी बड़ी बहन बड़ी मेहनती थी, बड़ी अच्छे से मेहनत करती थी, उसको कितने परसेंटेज आते थे, तो बच्चों को लगता तो दीदी की प्रॉब्लम थी। इनको आप इमोशनली नहीं ड्राइव कर सकते, इनको आप लॉजिकली ड्राइव कर सकते। जैसा नीरज सर ने बोला, आपको लॉजिकली इनके साथ बैठना है। इवन टीचर्स को भी ये चीज समझना पड़ेगा। मुझे याद है जब मैं स्टैंडर्ड 2 में था, तो हमारे गुरु जी थे, नाम नहीं बोलूंगा, उन्होंने 35 तक का टेबल याद करने को बोला, 20 तक का याद था, 15 मतलब बाकी 15 याद नहीं था, तो 105 डंडे मारे थे। 15-20 यहाँ पे, बाकी यहाँ घुटने के नीचे पांव पर, और बाकी जहां जहां उनको मौका मिला। सो 105 डंडे के 15, 20 + 15 35 होता है, तो 15 में एक बीच में मिंडा उन्होंने लगा दिया, आर्यभट्ट वाला, तो 105 डंडे वाले थे। और तब से मुझे वो टेबल, जब तक मैंने गणित पढ़ी तब तक याद था, क्योंकि हमारा कॉग्निसेंस डेवलप हो जाता है। जब डंडे पड़ते थे हमारे टीचर्स के, तो दिमाग की सारी तंतुएं खुल जाती थी। मेरा कंसर्न ये है कि हमको जब पढ़ाया गया तो पैटर्न अलग थे। हमारे टीचर्स हमको जब जो ही दिवाली वेकेशन, समर वेकेशन हो, आप हमारे 50 वक्त लखिल नहीं आवानी, आप लिख कर कभी दे दीजिए, जेरोक्स करा के लाएगा, फोटो कॉपी। अभी मार्केट में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इनको बगल में बहुत सारी लैबोरेटरीज हैं। अभी बीच में एक डॉक्टर के पास गया और मैंने बोला कि थोड़ी मेरी तबीयत खराब चल रही है, तो उन्होंने मेरी नाड़ी पकड़ कर कैसे थोड़ी देर जो देखते रहे, मैं उनको देखता रहा, ये क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने बोला, हाँ आपकी तबीयत खराब है, मैं आपको दवा दे रहा हूँ। वो दवा मैंने कभी नहीं खाई, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मतलब ये ऐसे पकड़ करके जान सकते मेरी तबीयत खराब है, जबकि हमारे सारे पूर्वज ऐसे ही ठीक होते थे। अब हम मान लिए हैं कि जब तक हम लेबोरेटरी में खून नहीं देंगे, स्टूल नहीं देंगे, यूरिन नहीं देंगे, एक्सरे नहीं करवाएंगे, MRI नहीं करवाएंगे, ये नहीं करवाएंगे, तब तक डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि मैंने सुसाइड। मतलब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इसीलिए साइकोमेट्रिक टेस्ट, ऐसे बहुत सारे टेस्ट आ चुके हैं। मैं चाहता हूँ स्कूल ऑलरेडी अगर इसको इंट्रोड्यूस कर चुका है तो ठीक है, नहीं किया है तो इस तरह के टेस्ट बच्चों का करवाइए। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से एरिया में मेरी संतान बेहतर कर सकती है। एक और टेस्ट है वैक टेस्ट, VAK, बहुत ही प्यारा टेस्ट है। उससे यह पता चलता है कि संतान देख के याद रखता है, सुन के याद रखता है कि लिख के याद रखता है। जैसे मुझे सुन के याद रखता है, आप इस समय कुछ बोले रहिए, मुझे 15 साल बाद भी बोलेंगे तो मुझे याद होगा, क्योंकि मैं बूढ़ों के बीच में पला बड़ा हूं, तो सुनने की आदत है। कहानियां मैं खूब सुनता हूं, आज भी कहानियां मुझे याद है। नीरज सर ने जो 4 कहानियां कही है, अब कभी भी बोल रहे हो सारी कहानियां मुझे याद होंगी और मैं उसको उसी तरह से डायरेक्ट करूंगा, वर्ड टू वर्ड, जैसे उन्होंने अभी कहा है, क्योंकि मेरी ऑडिबल लर्निंग अच्छी है। तो जिनकी ऑडिबल लर्निंग है उनको सुनाओ, मम्मी चाहे तो पढ़ के सुना सकते हैं, पापा चाहे तो पढ़ के सुना सकते हैं, बड़ा भाई चाहे तो पढ़ के सुना सकते हैं, उसको याद रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको विजुअल लर्निंग होती है, उनको देखा हुआ याद रहता है, तो उनको साइंस के फॉर्मूले हैं, मैथ के फॉर्मूले हैं, आप भैंस ड्रॉ करो और उसके अंदर फॉर्मूले लिख दो, वो भैंस याद होते हैं, उसको फॉर्मूले याद आ जाएंगे। उसको कॉकरोच ड्रॉ करके, कॉकरोच ज्यादा हो गया, मतलब कोई भी एनिमल आप ड्रॉ करके आप उसमें लिख करके दे दो, आप एक बार वो देखेगा और उसको याद रहेगा। विजुअल लर्नर क्या है? विजुअल लर्नर। और तीसरे होते हैं जिनको लिख के याद रहता है। आप आइडेंटिफाई करें कि मेरा विद्यार्थी, मेरी संतान किस तरह का विद्यार्थी है, और जिस तरह का विद्यार्थी उस तरह से आप उस दिशा में लेके जाएंगे, उसकी लर्निंग बढ़ेगी। मैं चाहता हूं कि आज के इस स्टेशन में जो गुरुकुल विद्यालय अरेंज किया है, JCI नीरू क्लासेस, जिसका जो मुख्य उद्देश्य था कि पेरेंट्स और बच्चे आज से नई दिशा में सोचना शुरू करें, क्योंकि वो सारे करियर जो कल तक थे कोरोना के पहले, अब ध्वस्त होने के कगार पे। जिन कोर्सेज को पढ़ करके सबसे ज्यादा नौकरियां मिलती थी, उन कोर्सेज की डिग्री को लेकर के बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। अगर आपको आने वाले समय में बेहतर डायरेक्शन में जाना है, तो आप उन दिशाओं में जाएं जहां पे आप क्रिएटिव हो सकते हैं, क्रिएटिविटी ला सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है
कि आज के बाद उस मिशन को आप प्रारंभ करेंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी क्रिएटिविटी पे बेस्ड है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोलैबोरेशन। नए एजुकेशन पॉलिसी में क्लासमेट अपने क्लासमेट्स को मार्क्स देंगे 10 नंबर। अब आप ये सोचिए कि मुझे पहले दिन से मालूम है कि बाकी 59 मार्क्स देने वाले हैं और उसका एवरेज में मुझे मार्क्स मिलने वाला, पहले दिन से कितना अच्छा होगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हो, कैसा, मतलब 59 को पूरे साल खुश रखना पड़ेगा। एक ने भी 0 दे दिया तो आपका एवरेज बिगड़ जाएगा। ये इसीलिए डाला गया है ताकि हमारा जो कैरेक्टर जो भी नीरव सर बता के गए वो व्यवस्थित हो, क्योंकि क्लास में से 50% लोगों ने अगर 0 दे दिया तो आपके 10 मार्क्स से आप आगे 4 नंबर पे खड़े हो जाएंगे। तो ये कोलैबोरेशन को खूब एम्फेसिस दिया गया है, क्योंकि मोबाइल आने के बाद अभी भी बहुत सारे बच्चे मोबाइल में कुछ ढूंढ रहे हैं। इतना हैंडसम आदमी खड़ा है फिर भी मोबाइल में ढूंढ रहे हैं। सो मोबाइल आने के बाद, टीवी आने के बाद, लैपटॉप आने के बाद, इंटरनेट आने के बाद हम लोग घर में ही रह करके अकेले हैं। 2 बहनें साथ में बैठी होंगी सोफे पे, इधर एक दूसरे से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई कोलैबोरेशन नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं। माता पिता दिन भर रह करके आएंगे, आते मोबाइल फोन में होंगे, बेचारी पत्नी वेट करेगी भाई बंदा इसमें से निकला तो हमारी बात भी हो। कोलैबोरेशन मिसिंग है। सरकार ने बोला कंपलसरी कर दो, एक काम करो उसको मार्क्स में ही डाल दो, आपस में बात करना शुरू कर देंगे। सो ऐसी चीजें सरकार ने डाली हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे पॉइंट सरकार ने डाला है जो हमारी समझ से बहुत परे है। बहुत ऑब्जर्व करने के बाद, बहुत डिस्कशन करने के बाद एनईपी बनाया गया है। मैं चाहता हूं स्कूल की तरफ से जो भी चीज आपको बताई जाए उसका वाइब समझने के लिए आप स्कूल में आए, टीचर्स के साथ बैठे, प्रिंसिपल के साथ बैठे, चीज को जाने, घर पे जाकर उसको डिस्कस करें, परिवार के दूसरे लोगों के साथ डिस्कस करें और अपने संतानों के जीवन को आगे लेकर के जाएं। 17 भगवान की कथा का अध्याय नंबर 2 और वो मेरा अंत होगा, जैसा कि मैम ने मुझे बोला था कि मैं कुछ धार्मिक बातें करूं। 17 भगवान की कथा का अध्याय नंबर 2। कितने लोग 17 भगवान की कथा सुनी है? सबने सुनी है? बस तो मैं कथा सुनाता हूं। काशी नगरी में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वो दरवाजे जाकर के भीख मांगता और अपना जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान ने सोचा कि ये दरिद्र ब्राह्मण क्यों दरवाजे जाकर के भीख मांगता है, और वो एक वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप लेकर के दरिद्र ब्राह्मण के सामने आए और बोले, हे ब्राह्मण तुम ये क्या कर रहे हो? दरिद्र ब्राह्मण ने बोला कि मैं क्वालिफाइड पढ़ा लिखा एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है, इसी नाते मैं भीख मांगता हूँ। वृद्ध ब्राह्मण ने एक फॉर्मूला लिया और उस फॉर्मूले को दरिद्र ब्राह्मण ने अपने जीवन में अपनाया और वो समृद्ध हो गया। यही कथा है। बीच की थोड़ी लाइन में खा गया हूं। मोरल ऑफ द स्टोरी, ध्यान से सुनिएगा। जिसने समस्या दी है वो समाधान देने के लिए भी बेचैन है। आपको जिसने जन्म दिया है आपकी हर समस्या का समाधान वो देगा, लेकिन आपको उसके लिए जीवित रहना आवश्यक है। उसके लिए आपको पीछ पे टिके रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको कान आंख खुला रखना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। कोई भी आदमी आके कोई समाधान देता है, हो सकता है भगवान आपको आपकी समस्या का समाधान देने के लिए किसी रिश्तेदार को, किसी मित्र को, किसी अननोन आदमी को भेज दिया, पर आप कान खुला होगा तो आप तो मोबाइल में थे उस समय जब वो सोल्यूशन दे रहा था। तो आपको सोल्यूशन पाने के लिए हमेशा लोगों को हमने लोगों को घर पे आना बंद करवा दिया, रिश्तेदार ही नहीं आते हैं। अगर गलती से आ गए तो घर में ऐसा लगता क्यों आ गए, लोगों को वेलकम करिए। ऐसा 17 भगवान की कथा कहती है। कथा का दूसरा पार्ट, इस देश की अधिकतर समस्याएं बॉलीवुड के नाते, पापी बॉलीवुड के नाते ऐसी भ्रांतियां फैलाई हैं। एक फैलाई सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि से सस्ता तद देवे करो जना, जैसा जैसा घर का बड़ा करता है वैसा वैसा दूसरे लोग अनुकरण करते हैं। अब सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, ये इसका अगेंस्ट में बनाया गया है। आप जैसा करेंगे वैसा, जहां जितने बच्चे बैठे हैं ना, वो लड़कियां सबसे पहली साड़ी अपनी मम्मी की पहनती है और जब पहनती है तो सबसे पहले अपने मैडम जैसा दिखना चाहती है। वैसा ही गलत, जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसा वैसे संतान अनुकरण करती है। आप यहां बैठकर फोन पे बोलो नाना आगे कहूं डबोई फरवा आयो छो यार या तो वाले से बैठा छो, संतान देख रही है। तो कल जब वो स्कूल जाएगा तो वो कैफे में बैठ के बोलेगा हाँ पापा स्कूल मत छो, क्योंकि आपने श्री गणेश कर दिया है।
द पॉइंट इज यदि वृद्ध लोगों को घर में रखिए। बड़े बूढ़ों से मुक्ति पाने का मतलब है संतानों से मुक्ति पाना। घर में बड़े बूढ़े हैं, घर में सीनियर है, मतलब आपकी समस्याओं का समाधान आपके पास है। सत्ता भगवान की कथा कहती है कि वृद्ध ब्राह्मण ने सॉल्यूशन दिया, तब दरिद्र ब्राह्मण के जीवन में समाधान आया। वृद्धों को सुनिए, अनुभवी लोगों को सुनिए, जिन्होंने जीवन की यात्रा की है उनको सुनिए। हमने उनको सुनना ही बंद कर दिया। लकड़हारा सोचा कि दरिद्र ब्राह्मण तो अचानक समृद्ध हो गया, कैसे हो गया? और लकड़ी की पोटली बाहर रखी और ब्राह्मण के घर का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया और बोला, ब्राह्मण तुमने कैसे किया? ब्राह्मण बोला, मेरे को एक फॉर्मूला मिला है, उस फॉर्मूले पर मैंने काम किया, समृद्ध हो गया। लकड़हारा बोला, मैं भी करेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, सफलता की डेफिनेशन, सफलता का राज जिसके पास है उसके घर में पहुंच जाओ। ईगो हमारी बहुत बड़ी ना, ये नथी आपका घरे आता तो हम केम जाऊं, ए मन नथी बोला होता तो हम केम बोलाऊं, मैंने 2 बार गुड मॉर्निंग बोला, उन्होंने गुड मॉर्निंग नहीं बोला तो मैं गुड मॉर्निंग नहीं बोलूंगी। पता नहीं कौन कौन सी भ्रांतियां हमने डेवलप की है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे हमने दीवारें खड़ा कर दी है। इसी नाते हमारे जीवन के बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारी समस्याओं के समाधान वाले जीवन में आते आते दरवाजे पे रुक जाते हैं। सत्ता भगवान की कथा कहती है, क्या आपको लगे कि इस व्यक्ति के पास जीवन में सफल होने का फॉर्मूला है? बिना किसी हेजिटेशन के उसका दरवाजा खोल के घुस जाओ और बोलो, मेरे को भी सीखना है। हमारी कथाओं में जीवन की सारी सत्ता भगवान की कथा में 3 घंटे में करता हूं। एक एक बात में इतना पोटेंशियल है, पर हमने उसको नीलावती और कलावती के आसपास में छोड़ दिया है। कलावती ने प्रसाद नहीं खाया तो सत्ता भगवान नाराज हो गए। अरे भाई, नीरव सर बैठे हैं, इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग देते हैं, देश की लगभग सारी बड़ी कंपनियों में ट्रेनिंग देते हैं। मैनेजर की पहली परिभाषा होती है कि जब दुकान खुले तब वहां पे रहे और जब दुकान बंद हो तो वहां पे रहे। यही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर। प्रोजेक्ट का कंप्लीशन के टाइम पे वहां पे ओनर को होना चाहिए। कथा यही कहती है कि आप शुरुआत से अंत तक पूरा प्रोजेक्ट जब तक कंप्लीट ना हो तब तक साइड मत छोड़ो, अदरवाइज वो काम अधूरा जैसा ही है। तो प्रसाद मतलब क्या हुआ? कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। कथाएं हमारी सारी की सारी लाइफ लेसन्स हैं। हमारा दुर्भाग्य उनको में कथा बना दिया। आइंस्टाइन से किसी ने पूछा, मेरी संतान को मुझे इंटेलिजेंट बनाना, तो बोला कथा सुनाओ। बोला और इंटेलिजेंट बनाना, तो और कथाएं सुनाओ। बोला खूब इंटेलिजेंट बनाना है, तो बोला खूब सारी कथाएं सुनाओ। रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, ये सब कहानियों के भंडार हैं। और आप इन कहानियों को, आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, फुर्सत निकाल के संतानों को पढ़ के सुनाइएगा। विक्रमादित्य की, विक्रम बेताल की कहानियां, एक एक कहानी, दुनिया की ऐसी कोई दर्शन शास्त्र फिलॉसफी नहीं है जो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। एक राजा है जो मोदी जी से बड़ा राजा है, इनके पास तो सिर्फ अभी 60% देश आया, उनके पास इससे लगभग 2 गुना बड़ा राज्य था। इतना बड़ा राजा, उसको फकीर मतलब आकर के योगी बोलता है कि आप आकर के स्मशान से डेड बॉडी लेकर के आओ, और वो आदमी अकेले स्मशान में जाता हुआ अमावस्या की रात को। इमेजिन करिए, कथा में कितना रोमांच है। मोदी जी जाएंगे पर विक्रमादित्य जाते हैं अकेली तलवार लेकर के, वहां पे डेड बॉडी लटक रही है, वो भी उल्टी। रोमांच देखिए कितना, कहानी कल्पना करने वालों ने क्या कल्पना की है। उसके बाद वो बोलता है, वो जो डेड बॉडी है, कि मैं तेरे साथ आऊंगा लेकिन तुमको कुछ बोलना नहीं है। विक्रमादित्य बोलते हैं नहीं बोलूंगा। भाई जब वो पीठ पे ले लेते हैं, उसके बाद बोलता है कि अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो तेरी खोपड़ी फट जाएगी। बोलना नहीं है, बोलोगे तो वापस चला जाऊंगा, और नहीं बोलोगे तो तुम्हारी खोपड़ी फट जाएगी। कितनी रोमांचक कहानी है, और एक एक कहानी फिलॉसफी है। आप इन कहानियों को सुन कर, पढ़ करके और अपने संतानों को शाम को सोते हुए, शाम को भोजन के समय पे आप सुनाइए। आप देखिए उनके दिमाग का जो डेवलपमेंट होता है आपकी कल्पनाओं से परे। पर हमारी कमनसीबी ये है कि न हम पढ़ते हैं, न सुनते हैं, न सुनाते हैं। हम इसके बाद हम बोलते हैं कि हमारी संतान को आप सही दिशा दीजिए। कैसे देंगे? दिशा तो घर से प्रारंभ होती है। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग पढ़ें, साथ में मिलकर के पढ़ें, खूब सारा इंटरेक्शन करें, स्कूल को खूब हम कनेक्ट करें, टीचर्स के साथ हम एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करें। मैं तो चाहता हूँ कि आप टीचर्स को, आपके क्लास टीचर को, आपके बच्चों को जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको भी कभी कभी घर पे आप डिनर पे इन्वाइट करें, सब परिवार इन्वाइट करें।
इस बहाने एक रिलेशन बिल्ड होगा, उनसे बहुत सारी चीजें आपको ऐसी पता चलेंगी जो आपको नहीं पता होंगी। दुनिया भर के लोगों को आप बुलाते हो, आप उनको बुलाओ जिनके पास आपने अरबों की प्रॉपर्टी छोड़ रखी है। आपकी संतान नॉर्मल बच्चा नहीं है, अरबों की प्रॉपर्टी है। वो जिन लोगों के सानिध्य में है, उनको भोजन कराने में क्या समस्या है मुझे? उनके साथ बैठ के कप चाय पीने में क्या समस्या है मुझे? मेरा कंसर्न ये है कि थोड़ा सा हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाएंगे, हम बेहतर करियर की तरफ जाएंगे, एक भारत निर्माण करेंगे। एक साथ हम बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की।